तो डियर स्टूडेंट, आज अपन अगला लेक्चर चालू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको याद दिला दूंगा, अपने सेल बायोलॉजी चल रही है और सेल बायोलॉजी में इससे पहले अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। इससे पहले अपन ने सेल थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, और टाइप्स ऑफ सेल पढ़ ली, है ना, यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स। और उसके बाद जो लेक्चर है उसमें अपन ने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स जो होती है उनके डिफरेंस पढ़ा। फिर उसके बाद अपन ने जंतु और पादप कोशिका के भी अंतर पढ़ लिया। आज अपन एक और मुख्य जो बात है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। इसके जो अगला जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से आप सुनिएगा, है ना। तो आज अपन बात करते हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति की बात करते हैं। जो आज का जो टॉपिक है वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और सेल वॉल आपको पता ही है, जो पादप कोशिका होती है उसका यूनिक कैरेक्टर है, एक विशेष गुण है कि पादप कोशिका के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि सेल वॉल होती क्या है। तो पादप कोशिकाएं होती है, उनके बाहर सेलुलोज से निर्मित एक मर्त आवरण पाया जाता है, उसको कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। पादप कोशिकाओं में झिल्ली के बाहर, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सेलुलोज से निर्मित मर्त आवरण पाया जाता है। मर्त आवरण पाया जाता है, उसी को क्या होता है, कोशिका भित्ति बोलते हैं। भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये तो होगी इसकी परिभाषा। कभी आपको क्वेश्चन में एमसीक्यू के अंदर आपको मिल जाता है परिभाषा, जब सेलुलोज से निर्मित मर्त आवरण पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। अब यदि आपको संगठन पूछ लिया जाए, कोई कोशिका भित्ति का संगठन केवल सेलुलोज ही नहीं होता है, याद रखना। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं यहाँ पे कि कोशिका भित्ति का जो संगठन होता है केवल सेलुलोज नहीं होता है। सेलुलोज के अलावा और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। वो कौन कौन से, ध्यान देना। इसके अंदर सेलुलोज भी होता है, ठीक है, जो अपन ने बात की। उसके अलावा हेमीसेलुलोज भी होता है। इसके अलावा इसके अंदर पेक्टिन भी होता है। और इनके अलावा कुछ स्थूलन जो कारक है वो भी होते हैं। वो क्या होते हैं, लिग्निन भी कई बार पाया जाता है, सुबेरिन भी पाया जाता है, और सिलिका भी पाया जाता है। मतलब आपको कई बार क्वेश्चन में कंपोनेंट्स पूछ लिया जाता है, तो आपको याद ध्यान देना है यहाँ पर विशेष तौर से एमसीक्यू के अंदर कोई कंपोनेंट, इसका संगठन पूछ लिया जाता है तो आपको केवल सेलुलोज ही याद नहीं रखना, सेलुलोज के अलावा ये भी इनके अंदर पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति के अंदर ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, सेलुलोज भी पाया जाता है, हेमीसेलुलोज भी पाया जाता है, पेक्टिन भी पाया जाता है, और कुछ स्थूलन जो लेयरिंग करने वाले कारक होते हैं वो भी लिग्निन, सुबेरिन, सिलिका, ये भी इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात और डिस्कस करते हैं इसके अंदर अपन कि जो बैक्टीरिया होती है उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, कई बार पूछ लेते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है, आपको पता है, अपन मैंने कई बार बता दिया, वापस बता रहा हूं, पूछ ले, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, ठीक है। आपको पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर दो प्रकार के होते हैं, इसमें याद रखना। एक तो होता है नाग और नाम, एन एस्टल ग्लूकोसेमाइन और एन एस्टल म्यूमरिक एसिड। ये आपके काम का नहीं है, लेकिन बता दूं, ये पेप्टिडोग्लाइकेन की जो श्रृंखला होती है उसके अंदर ये पाए जाते हैं और जाल बना के रखते हैं उसके अंदर। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, जो एंटीबायोटिक होती है वो इसी जाल को तोड़ती है। जो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, इसी जो नाम और नाग का जो जाल बना हुआ होता है ना, इंटरक्रॉसिंग से, इनसे जो ये पेप्टिडोग्लाइकेन है
है ना, उसको ये डिजोल्व करती है और उसी से क्या होता है, बैक्टीरिया का लाइसिस होता है। तो आपको यहाँ पर तो इतनी सी बात याद रखनी है कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। इसके बाद और विशेष बात करें कि जो कवक है, कई बार पूछा हुआ है, कवक है जो फंजाई है उसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। ठीक है, या इसी के आधार पर आपको याद होता है वी टेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो इस सेल वॉल के आधार पर ही उसको जो 5वां किंगडम सिस्टम बना था वो इसी के आधार पर बना था। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है, इसलिए उसको अलग से किंगडम सिस्टम में डाला गया था। तो 5 किंगडम सिस्टम बनाया था वी टेकर ने, आपको याद होगा, तो वो याद दिला देता हूँ, ये वो बात आती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ इसकी जनरल इंटरेक्शन की बात है। प्लांट्स के अंदर पता है आपको सेलुलोज से बनी होती है, बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, कवक के अंदर फंजाई से बनी हुई होती है। एक खोज की और बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सेल वॉल होती है उसकी खोज की बात करते हैं, रॉबर्ट हुक ने की थी, याद रखना इसको, रॉबर्ट हुक ने ही इसकी खोज और नाम जो था वो रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सेल वॉल का जो संगठन है, कंपोजिशन है, वो किस प्रकार का है। कोशिका भित्ति का संगठन, कंपोजिशन की बात करते हैं। ठीक है, कंपोजिशन की बात करते हैं, इसका किससे बनी हुई होती है ये सेल वॉल, उसकी बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या होती है, इसमें किस किस प्रकार की जो परतें पाई जाती है वो होती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मध्य पटलिका, मध्य पटलिका जिसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेमिला। दूसरी जो होती है वो होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल। नेक्स्ट जो होता है इसमें आता है वो आता है द्वितीयक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल। और नेक्स्ट जो आता है, लेयर आती है इसकी, वो आती है तृतीयक कोशिका का भित्ति और टर्सरी सेल वॉल। तो अपन संगठन की बात करते हैं, इसके संगठन की बात करें तो इसी इन परतों से मिलकर ये बनी हुई होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मध्य पटलिका क्या होती है। जो 1 नंबर पॉइंट है मध्य पटलिका, वो क्या होती है। देखो, मध्य पटलिका या मिडिल लेमिला की बात करें, मध्य पटलिका और मिडिल लेमिला की बात करें तो ये दो आसन कोशिकाएं होती है, उसमें सीमेंट की तरह दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। किसकी तरह? सीमेंट की तरह। दो आसन कोशिकाएं होती है, मतलब दो पास पास की जो कोशिकाएं होती है उनकी मध्य की कॉमन भित्ति भी बोल सकते हो। इनकी सबसे पहले तो बात बोल सकते हैं अपन कि ये दोनों को आसन कोशिकाओं की कॉमन वॉल होती है, कॉमन भित्ति होती है, कॉमन भित्ति होती है दो आसन कोशिकाओं की। आसन का मतलब जो आसपास होती है कोशिका, पास पास में होती है आसन कोशिकाओं, है ना। तो कॉमन भित्ति होती है दो आसन कोशिकाओं की, सबसे पहली बात। और दोनों कोशिकाओं को सीमेंट की तरह है जोड़ने का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है, तोड़ने का कार्य नहीं करती, जोड़ने का कार्य करती है। इसका मतलब अच्छा कार्य करती है ना।
जोड़ने का कार्य है ना, सीमेंट की तरह दो आसन कोशिकाओं को सीमेंट की तरह दोनों आसन कोशिकाओं के मध्य कॉमन भित्ति होती है, दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, यहां पे डायग्राम बना देता हूं मैं आपको, देखो ध्यान समझने के हिसाब से क्या होता है। ये जो ग्रीन वाला मैं बना रहा हूं, ये ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ये ग्रीन वाला जो मैं बना रहा हूं ये है मध्य पटलिका। देखो दो कोशिका, ये कोशिका ए है, ये ए कोशिका है और ये बी कोशिका की भित्ति है। तो दोनों कोशिकाओं के बीच के अंदर ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ये मध्य पटलिका है। ठीक है, ये क्या है, मध्य पटलिका है, मिडिल लेमिला है। तो देख लो दोनों कोशिकाओं के बीच में। ठीक है, ये जो बीच वाला ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये मध्य पटलिका है, दो आसन कोशिकाओं को सीमेंट की तरह जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है, इसको मैं रेड से बना रहा हूं, जो मध्य पटलिका के दोनों तरफ है ये प्राथमिक, ये क्या है, प्राथमिक कोशिका भित्ति है, प्राइमरी सेल वॉल है। प्राथमिक कोशिका भित्ति है, प्राइमरी सेल वॉल है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसको ब्लू से दिखाऊंगा, ये तीन पार्ट्स में लेयरिंग में अपने पढ़ेंगे S1, S2, S3 है ना। इसको मैं इससे कलर से बता रहा हूं आपको। ये जो है ये S1, S2 और ये जो पार्ट है ये आपके क्या है, ये जो है S1, S2, S3 ये वाला जो पार्ट है ये तीन परतों में दिखा रहा हूं आपको मैं। ये देखो S1, S2 और S3, ये क्या है, द्वितीयक कोशिका भित्ति है, द्वितीयक कोशिका भित्ति है। ठीक है, इसके बाद ये साइड में दिख रही है ये टर्सरी कोशिका भित्ति है, तृतीय कोशिका भित्ति, ये बहुत ही रेयर पाई जाती है ना। टी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बहुत ही रेयर, सब में नहीं पाई जाती है। अपने बात करें जिम्नोस्पर्म की कुछ वायु निकाय होती है उनमें ये पाई जाती है, ट्रेकिड्स होती है उनके अंदर पाई जाती है। तो ये जिम्नोस्पर्म सब में नहीं पाई जाती। तो ये अपन बात करें मध्य पटलिका की बात करें तो मध्य पटलिका देखिए दो आसन कोशिकाओं के मध्य कॉमन भित्ति होती है, उसके बाद दोनों को कोशिकाओं जोड़ने का कार्य करती है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जहां से क्वेश्चन बनता है याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि इसका जो संगठन होता है मध्य पटलिका, ये किससे बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। किससे बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी हुई होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। मध्य पटलिका किससे बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। क्वेश्चन यहां से बनता है, पहले तो ये संगठन पूछ। इसके बाद और बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जो क्वेश्चन बनता है वो ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन बनता है कि इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पूछा गया है, कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना क्वेश्चन आता है कि कच्चे फल कठोर क्यों होते हैं। क्वेश्चन आता है कच्चे फल कठोर क्यों होते हैं। कच्चे फल कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि इसके बीच में कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम क्या है, हड्डियां किससे बनी होती है, कैल्शियम से, चूना। तो कैल्शियम तो पत्थर होता है ना, तो क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीज पेक्टेट से बनी होती है। तो जब कच्चा फल होता है तो उसकी कठोरता कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट ही होता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे बन जाता है कि पके हुए फल
पके हुए फल कोमल क्यों होते हैं? तो उसका एक कारण यह भी है कि जो फल जब पक जाता है तो उसमें जो मध्य पटलिका है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है, वो घुल जाती है। क्या हो जाती है? घुल जाती है, डिजोल हो जाती है। डिजोल हो जाती है, घुल जाती है। घुल जाएगा तब क्या हो जाएगा? वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ये थी मध्य पटलिका की बात। इसके बाद बात करते हैं अपन प्राथमिक कोशिका भित्ति की। तो दूसरी बात आती है, वो आती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल। प्राथमिक कोशिका भित्ति मध्य पटलिका के दोनों ओर अंदर की तरफ, देखो ये रही अपन ने लिए प्राथमिक कोशिका भित्ति। मध्य पटलिका के दोनों ओर अंदर की तरफ प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। और ये किससे बनी हुई होती है? ये सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, हेमीसेलुलोज से बनी होती है और पेक्टिन से बनी होती है। इसका संगठन याद रखना, ठीक है। पहली बात तो मध्य पट्टिका के दोनों तरफ अंदर की तरफ क्या पाई जाती है? प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है, अंदर की तरफ जो अंदर की लेयरिंग होती है वो। और दूसरी बात, ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। पेक्टिन है, इसका मतलब क्या होता है? ये लचीलापन प्रदान करती है, इसकी वजह से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर रहती है ना। तो ये होगी। उसके बाद आती है, जो नेक्स्ट आती है वो आती है आपके द्वितीयक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल प्राथमिक भित्ति के अंदर की तरफ क्या होती है? सेकेंडरी सेल वॉल होती है। और सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो परतों में पाई जाती है, लेयरिंग पाई जाती है ना, लेयरिंग पाई जाती है। S1, S2, S3 मतलब परतें पाई जाती है उसकी, याद रखना। इसके संगठन की बात करें तो इसका संगठन याद रखना HCl, ठीक है। इसका संगठन की बात करें तो इसमें संगठन है HCl, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और लिग्निन। और इसके अंदर सेलुलोज और जो पेक्टिन होता है, लिख देता हूं, सेलुलोज और पेक्टिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है ना। तो इसका जो संगठन है ध्यान देना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी सेल वॉल की बात कर रहा हूं, द्वितीय कोशिका भित्ति की बात कर रहा हूं, इसका संगठन है वो हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और लिग्निन से बना होता है। यहां पर एक विशेष नाम आया है जो इसमें नहीं था, इसमें है, वो है लिग्निन। और लिग्निन की वजह से क्या होती है? ये कठोर होती है, सुदृढ़ होती है। लिग्निन की वजह से क्या होती है? ये कठोर होती है और सुदृढ़ होती है, पहली बात, ठीक है। तो सुदृढ़ होती है। तो यहां पर एक और बहुत बता रहा हूं मैं आपको कि जो प्राथमिक विभाजक कोशिकाएं होती है, प्राइमरी मेस्टमेक जो सेल्स होती है विभाजक, जिनमें विभाजन चलता रहता है, उनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं पाई जाती, हार्ड सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेकेंडरी सेल वॉल क्यों? क्योंकि लिग्निन से बनी होती है, हार्ड बनेगी तो विभाजन कैसे होगा? इसलिए याद रखना, यहां पर क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो द्वितीय कोशिका भित्ति है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जो विभाजक टिश्यू होते हैं, उनके अंदर ये नहीं पाई जाती और ये लिग्निन पाया जाता है, लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है इसके अंदर। तो इसलिए क्या होती है? स्थूलन होता है इसमें, तो ये कठोरता, सुदृढ़ता जो होती है वो इसको प्रदान करती है ना, जो पादप संरचना होती है। इसके बाद जो बात करते हैं वो करते हैं आप तृतीय कोशिका भित्ति की, टर्सरी जो सेल वॉल है उसकी बात करते हैं।
तृतीयक कोशिका भित्ति, टर्सरी सेल वॉल। जो टर्सरी जो सेल वॉल होती है, जो टर्सरी जो सेल वॉल होती है, याद रखना टर्सरी सेल वॉल सब में नहीं पाई जाती है, ये सभी में नहीं पाई जाती है ना। ये किस में पाई जाती है? तो जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाएं होती है उनके अंदर पाई जाती है। और जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाएं इसका मतलब क्या है, किसका है? जाइलम का जो कंपोनेंट्स है वाहिनिकाएं, उनके अंदर ये पाई जाती है। जाइलम क्या करता है? जल का संचरण करता है, तो इसलिए क्या करती है, उसके अंदर जो डिपोजिशन होता है वो तृतीयक सेल वॉल का होता है, टर्सरी सेल वॉल का होता है, ताकि जल का जो संवहन है वो होता रहे। तो वाहिनिका के अंदर ये पाई जाती है, किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म, याद रखना। और किससे बनी होती है ये? हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज और जाइलोन। हेमीसेलुलोज और जाइलोन जो कार्बोहाइड्रेट है उससे ये बनी हुई होती है, और ये मर्त आवरण का निरूपण करती है। मतलब मर्त परत होती है, बिल्कुल सूखी परत होती है, बिल्कुल सूखा जो परत होती है उसका निरूपण करती है। ये क्या करती है? तृतीयक कोशिका भित्ति यदि कहीं पाई जाती है तो बिल्कुल सूखे स्तर का निरूपण करती है, प्रदर्शित करती है। और ये सब जगह नहीं पाई जाती, मैं वापस बता रहा हूं, ये केवल जिम्नोस्पर्म जो है अनावर्त बीजी है ना, अनावर्त बीजी जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर जो जाइलम की जो वाहिनिकाएं होती है उनके अंदर ये पाई जाती है। तो ये थी इसके बाह्य संरचना की बात थी। इसके बाद इसमें जो आता है वो इसके अंदर स्थूलन और आ जाता है कि इसके अंदर क्या होता है, जो कोशिका भित्ति की जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है? इन कोशिका भित्ति की जो वृद्धि से पहले अपन इसकी परासंरचना और पढ़ लेते हैं, है ना। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर परासंरचना की बात करें, जो कोशिका भित्ति की परासंरचना की बात करें वो अपन ने बाहर की संरचना थी, परासंरचना अंदर की रूप से बात करते हैं, सूक्ष्म संरचना की बात करते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक तो होते हैं तंतुक जिसको फाइब्रिल्स बोलते हैं, और दूसरे होते हैं वो होती है आधारीय पदार्थ जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तंतुक की बात करें, जो फाइब्रिल्स की बात करें, पहला जो कंपोनेंट्स है वो है तंतुक। तो जो तंतुक जो होते हैं ये बहुत ही सूक्ष्म जो संरचना होती है, तंतुनुमा संरचना होती है, और कैसे बनी होती है याद देना, ठीक है। तो तंतु की जो संरचना की बात करें अपन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें, तो तंतु की जो संरचना होती है, ग्लूकोज की जो 3000 जो यूनिट होती है, किसकी? ग्लूकोज की 3000 यूनिट मिलकर एक सेलुलोज अणु का निर्माण करती है। 3000 जो यूनिट होती है इसकी मिलकर क्या करेगी? ग्लूकोज की 3000 यूनिट्स मिलकर क्या करती है? एक सेलुलोज अणु का निर्माण करती है। सेलुलोज अणु का निर्माण। फिर क्या होता है, जो 100 सेलुलोज के अणु होते हैं ये मिलकर क्या करते हैं? एक मिसेल का निर्माण करते हैं। तो सेलुलोज के अणु मिलकर क्या बनेंगे? एक मिसेल का निर्माण करेंगे। आप देखो तंतुक जो बना होता है कितना मजबूती से, और जो फाइबर्स है, फाइब्रिल्स है, किस प्रकार से इसका संगठन होता है, तो क्या बनेगा? एक मिसेल बनेगा। और जो 20 ऐसे मिसेल्स होंगे वो बनके क्या बनाएंगे? बीस ऐसे जो मिसेल्स होंगे वो क्या बनाएंगे? माइक्रोफाइब्रिल, सूक्ष्म तंतुक।
और ऐसे 250 जो माइक्रोफाइब्रिल्स मिलके क्या बना देंगे, आपके एक तंतुक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, तंतुक है उसका निर्माण होता है। ये एक तंतुक का निर्माण हो गया, ये होगी इसकी तंतुक का निर्माण। अब बात करते हैं आधारीय पदार्थ की। आधारीय जो पदार्थ होता है, ये मैट्रिक्स मतलब ग्राउंड जो तरल पदार्थ होता है वो होता है, ये जल से बना होता है। किससे बना होता है? जल से बना होता है। इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन के साथ साथ में इसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है, पैक्टिन होता है, और कुछ एक्सेप्ट्रा अन्य पदार्थ भी थोड़े बहुत इसमें हो सकते हैं। आधारीय पदार्थ, तो आधारीय पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, तंतु होते हैं, वो इसमें डिपॉजिट या जो होते हैं घुले हुए रहते हैं। इस प्रकार से इसकी जो परासंरचना है वो आती है कोशिका भित्ति की। इसके बाद जो अगली बात अपन जो करते हैं वो आपके आएगी इसमें कि जो कोशिका भित्ति है उसकी वृद्धि कैसे होती है। तो कोशिका, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो कोशिका की भित्ति के अंदर जो स्थूलन होता है वो किस प्रकार से होता है। कोशिका भित्ति के अंदर जो स्थूलन है, कोशिका भित्ति की वृद्धि की बात करें, कोशिका भित्ति की वृद्धि की बात करें तो कोशिका जो भित्ति है उसकी जो वृद्धि होती है किस प्रकार से होती है। कोशिका भित्ति की वृद्धि दो प्रकार से होती है, याद रखना, बिल्कुल इजी है। कणादान और स्तरादान। यहां पर क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन हो सकता है कोशिका भित्ति पर, सुपीरिन का डिपोजिशन होता है। जो किस प्रकार से डिपोजिशन हो उससे हिसाब से इसका नाम रखा गया। कणादान, जब लिग्निन का जो स्थूलक जो कारक है, जो वृद्धि कारक है, वो कणों के रूप में डिपोजिट होते हैं तो ये क्या कहलाता है, कणादान कहलाता है। ठीक है। और जब ये स्तरों के रूप में, ऐसे स्तरों के रूप में डिपोजिट होता है, लेयरिंग के रूप में डिपोजिट होता है, जो स्थूल कारक है, जो जमने वाले पदार्थ है, चाहे लिग्निन हो, जो सुपेरिन हो, जब स्तर के रूप में जमते हैं तो इसको स्तरादान बोलते हैं। तो ये कोशिका भित्ति की आती है वृद्धि। ठीक है। इसके बाद आती है कि कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कैसे होती है। यह भी अपन को जानना जरूरी है कि कोशिका भित्ति है तो भाई उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। अपन शुरू में पढ़ना चाहिए था, लेकिन अभी आपको यहाँ पे उसकी जरूरत आई है तो मैं बता देता हूँ आपको कोशिका भित्ति की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है ना। उत्पत्ति की बात करें तो क्या होता है कि जब कोशिका जब विभाजित होती है, पादप कोशिका की बात कर रहे हैं, कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका के अंदर ही पाई जाती है, तो जब कैरियोकाइनेसिस जो केंद्रक विभाजन हो जाता है तो सबसे पहले क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो गोल्जी बॉडी है उसके जो कण होते हैं, उसके जो टुकड़े होते हैं वो यहाँ पे आके जम जाते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। जो फ्रेगमोप्लास्ट बन जाता है तो इससे क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट से क्या होता है, फिर मिडिल लेमिला या मध्य पटलिका का निर्माण होता है। और मिडिल लेमिला के ऊपर आपको होता है, ये दोनों तरफ क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल बन जाती है। प्राइमरी सेल वॉल बन के फिर इस प्रकार से जो सेल वॉल होता है उसका निर्माण होता है। तो सेल वॉल होता है, फिर उसके ऊपर स्थूलन हो जाता है। लिग्निन सुपीरिन जैसे अपने कणादान स्तनादान की बात करी उस प्रकार से इसका स्थूलन हो जाता है। तो स्थूलन जब होता है तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और आ जाती है कि स्थूलन जो होता है, तो स्थूलन जब होता है तो इसमें जो स्थूलन, मान लो ये कोशिका है तो इसके ऊपर ये स्थूलन होता है, तो कई बार इसका स्थूलन क्या होता है, पूरे रूप से नहीं होता है, कुछ स्थान होते हैं वो छूट जाते हैं और वहां पर क्या होते हैं, गर्त बन जाता है। जब लिग्निन सुपेरिन का इनका जो डिपोजिशन होता है, स्थूलन होता है ना, तो क्या होता है, कुछ पदार्थ, कुछ स्थान होते हैं वो छूट जाते हैं और जो छूटे हुए स्थान वो क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्त, पिट्स बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं। ठीक है। अब जो गर्त होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। जो गर्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। गर्त जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं गर्त, है ना, सिंपल पिट्स, और एक होते हैं परिवेशित गर्त।
बॉर्डर्ड पिट्स। जो सिंपल पिट्स की बात करें तो सिंपल पिट्स की बात करें, जो मान लो ये गर्त बनना है तो इसका जो व्यास होता है ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा समान होता है, ठीक है। ये व्यास होता है इसका, जो पूरा का पूरा होता है वो गर्त है तो उसका व्यास होता है वो पूरा का पूरा समान होता है ना। और इसके बीच के अंदर याद रखना एक गर्त झिल्ली और पाई जाती है इस प्रकार से, है ना। गर्त झिल्ली बीच में क्या होती है, गर्त के बीच में गर्त, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गर्त झिल्ली पाई जाती है, गर्त झिल्ली पाई जाती है। ये गर्त झिल्ली होती है किससे बनी होती है, याद रखना हमेशा ही, कई बार पूछ लेते हैं भाई गर्त झिल्ली बनती है, गर्त मतलब गर्त के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है पतली सी, जो इन आवागमन को रोकती है ना। इन आवागमन को, जो पदार्थ के आवागमन को रोकने का जो कार्य, जो ये झिल्ली होती है, जो है ना, तो ये गर्त झिल्ली बोलते हैं, इसको पिट्स मेम्ब्रेन बोलते हैं। और पिट्स मेम्ब्रेन होती है किससे बनी होती है, याद रखना, मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला और प्राइमरी सेल वाल से। याद रखना, आपको पूछ ले कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कोई, तो ये गर्त जो झिल्ली होती है पिट्स मेम्ब्रेन होती है, किससे बनी होती है, मिडिल लेमिला और प्राइमरी सेल वाल से। अब जो सरल गर्त होते हैं किसके अंदर पाई जाती है, मर्दूतक जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर, और मर्दूतक कोशिकाएं के अलावा चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं होती है, उनके अंदर जो गर्त पाए जाते हैं वो सरल गर्त प्रकार के होते हैं, याद रखना, ठीक है। इसके बाद परिवेशित गर्त की बात करते हैं। परिवेशित गर्त के अंदर क्या होता है, जो आकार होता है इस प्रकार से नहीं होता है, इसके बॉर्डर्ड हो जाता है ना, जो किनारे होते हैं वो बॉर्डर्ड हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, परिवेशित गर्त बोलते हैं इस प्रकार। इसके बीच में ये गर्त मेम्ब्रेन, ठीक है, देखो इसका व्यास होता है समान नहीं होता है, और दोनों तरफ क्या होते हैं, बॉर्डर्ड हो जाते हैं, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आपको परिवेशित गर्त बोलते हैं। परिवेशित गर्त होते हैं, जाइलम जो होते हैं उनके जो है कंपोनेंट्स है, वाहिनिका और वाहिकाएं जो होती है उनके अंदर ये परिवेशित प्रकार के गर्त ये पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो गर्त झिल्ली पिट मेम्ब्रेन है, जो प्राइमरी सेल वॉल और मिडिल लेमिनर से बनी हुई है, इसके अंदर कई बार क्या तो लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है और यहाँ पर एक स्तूलन हो जाता है, देखो इस प्रकार बटन नुमा संरचना बन जाती है, ठीक है। इसको टोरस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टोरस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टोरस बोलते हैं। और जो टोरस होती है ये क्या करती है, दो कोशिकाओं के बीच में जो पदार्थों का आवागमन है उसको कंट्रोल करती है। क्या करती है, वाल्व का काम करता है। टोरस जो होता है ये वाल्व का काम करता है, जो वाल्व होता है ना उस प्रकार से। क्यों, क्योंकि मान लो इधर से कोई पदार्थ जा रहा है तो ये जब झिल्ली होगी उधर चली जाएगी, ये टोरस यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से, तो इधर जाने से उसको रोकेगा। उधर से ज्यादा दबाव होगा तो इधर आ जाएगा, तो इस प्रकार से ये क्या पदार्थ आवागमन और संतुलन भी करता है, जीवदरी की जो मात्रा होती है उसको। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी है, आपको पता है जो आपके जाइलम के जो कंपोनेंट्स होते हैं ये फ्लोएम वाले कंपोनेंट्स में, जाइलम वाले कंपोनेंट्स में पाया जाता है। और जाइलम के कंपोनेंट्स आपको पता ही है ना, उसमें जो ट्रेकेट्स वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती है उनमें परिवेशित गर्त पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात और आती है कि इनके बीच में जो तंतु, जो प्लाज्मोडेस्माटा की बात करते हैं, वो तंतु इन्हीं के बीच में पाए जाते हैं, जो एक जीवदर से दूसरे जीवदर के बीच में, है ना, इनके बीच में ये जीवदर तंतु प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है कि एक जीवदर का दूसरे जो कोशिका उसके जीवदर के बीच में जो संतुलन बनाता है, वो जो जीवदर तंतुनुमा संरचना होती है, जीवदर तंतु जिसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, वो भी इनके बीच में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने हो गया गर्त की बात, है ना। अब सेल वॉल है तो सेल वॉल के अंदर कई अलग अलग डिपोजिशन भी पाए जाते हैं, जैसे लिग्निन सुपिरिन का डिपोजिशन पाया जाता है, स्तूलन यांत्रिक कार्य प्रदान करती है। इसके बाद जो है जो पत्तियां हैं तो उसके ऊपर वैक्स के रूप में परत रूप में पाई जाती है, उसका डिपोजिशन पाया जाता है, तो वो जो वास्ट फोर्स है उसको कम करती है। तो ये अपने आज सेल वॉल की बात थी। सेल वॉल की बात के साथ ही अब जो इसके बात कहें सेल वॉल होती है तो कार्य क्या करती है, भाई कार्य की बात करें तो सेल वॉल क्या होता है, तो सेल वॉल का कार्य क्या होता है, सेल वॉल का सबसे बड़ा कार्य यही होता है कि ये क्या होता है, यांत्रिक सारा प्रदान करती है, पहली बात। दूसरा, ये स्तूलन और कठोरता प्रदान करती है, यांत्रिक सामर्थ्य उसको प्रदान करती है ना, इस प्रकार से। और संरचना को बना के रखने में, संरचना बनाने की कोशिका की जो संरचना उसको बना के रखने में भी ये मदद करती है। इस प्रकार से इसके ये मुख्य कार्य होते हैं। अपन ने आज के ये लेक्चर के अंदर जो बात करी है वो आपने बात करी है कोशिका भित्ति की सेल वाल की, और सेल वाल के अंदर जो मुख्य बातें हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिए टॉपिक के अंदर, है ना। इससे संबंधित जितने भी आपके जो क्वेश्चन हैं आप तैयार कीजिए और
इसको आप अच्छे से अपने नोट्स बना के साथ साथ में सारा का सारा एनसीईआरटी से बेस मैंने किया है। एनसीईआरटी में तो बहुत कम दे रखा है, एनसीईआरटी से कंपेरेटिव मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर बता दिया आपको। तो ये आप अच्छे से सुंदर से आप इसके नोट्स बनाए, तैयारी करें और लड़ने के लिए, जीतने के लिए तैयार रहें। इसके बाद धन्यवाद। अगले जो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे वो सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।